प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज मैं आरबीसी बोर्ड सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूँ। मैंने इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को वरीयता दी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम जो 28 मार्च को होने जा रहे पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसमें रिपीट हो सकते हैं। हमने पिछले 2012 से लेकर के 2024 तक जितने भी हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए थे, उनके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, बार बार इस बार हमें 2025 के एग्जाम में सेम कॉपी पेस्ट करके रिपीट होने को मिले। इसलिए मैं आपके लिए 3 पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। आप ज़रूर मेरे इस एसआर सर की क्लास में जाकर के देख लीजिए। वो सारे के सारे 3 इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन है वो आपके इस 28 मार्च के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अब ये जो मैं लेकर के आया हूँ, ये भी उससे भी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपका खंड अ का। पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पात्मक प्रश्न है कि शॉक थेरेपी अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर स रहेगा 1990 में। दूसरा प्रश्न, मार्च 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का नाम था। ऑप्शन नंबर ब होगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय। डक्सेस का प्रथम सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ? तीसरे में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द बांग्लादेश। चौथा प्रश्न है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या था? चौथे में ऑप्शन नंबर अ होगा संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण समिति। पांचवा प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर अ जापान के क्योटो शहर में। चलिए, छठा प्रश्न है, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव है। इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द है राज्यों के कार्यों में कमी। सातवां प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है। ऑप्शन नंबर हमारा स करेक्ट आंसर रहेगा यूरो। आठवां प्रश्न है, यूरोपीय क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ। आठवें का करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर ब रहेगा 1992 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर पे है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब 1953 में। 10वां प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर ब है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखिए, 11वां प्रश्न है, शीत युद्ध के समय उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का निर्माण किस देश ने किया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर ड ऑप्शन नंबर द संयुक्त राज्य अमेरिका। 12वें प्रश्न की बात करते हैं हम, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द सन 1955 में। बात आती है 13वें प्रश्न की कि गरीबी हटाओ का मशहूर नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी ने दिया। 14वें प्रश्न की बात है, द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स ई.बी. रामास्वामी नायकर। 15वां सवाल है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने। बात आती है हमारे 16वें प्रश्न की, अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारे ऑप्शन नंबर हमारा अ रहेगा 11 सितंबर 2001 को। 17वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का विषय था। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब उद्योग। लास्ट हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 18वां, दल बदल की दशा का संबंध है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर स 1967 से। चलिए, अब हम लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित हमारे क्वेश्चन रहेंगे। दूसरा प्रश्न, इसमें 6 प्रश्न है। पहला है, देखिए सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे एक मैं विनती करता हूँ, आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी ज़रूर करो। और मुझ में और कुछ भी इम्प्रूवमेंट करके क्वेश्चन पेपर ला करने हैं, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कमेंट्स के लिए मैं इंतज़ार में हूँ। डक्सेस के सदस्य देशों ने फरवरी फरवरी 2014
2014 में समझौते पर हस्ताक्षर किए। चलिए दूसरा प्रश्न है हमारा, रियो सम्मेलन की रियो सम्मेलन की सिफारिशों को एजेंडा 21 कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न है कि किस वर्ष जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप जारी हुआ, 1951 से। चौथा प्रश्न है 1966 में पंजाब व हरियाणा राज्य बने, 1966 में। पांचवा है शिमला समझौता 1972 में हुआ। शिमला समझौता 1972 में हुआ। चलिए इसका लास्ट छठा प्रश्न है हमारा। छठा प्रश्न है, आज़ादी का अभिप्राय खतरे की आज़ादी कौन सी? सुरक्षा का अभिप्राय। सुरक्षा का मतलब क्या है? खतरे से, आज़ादी से है। चलिए तीसरा प्रश्न हमारा लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? देखो रूसी क्रांति है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुई। हम लिखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में। दूसरा प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हमारे 1 जनवरी 2015 को हुई। 1 जनवरी 2015 को। तीसरा प्रश्न है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो पक्ष कौन से हैं? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के दो पक्ष, एक तो है हमारी मानवता की सुरक्षा, तो दूसरा है हमारा विश्व सुरक्षा। चलिए चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए किए गए किन्हीं 3 समझौतों के नाम लिखो। वैश्विक संपदा, कल मैंने आज मैंने जो एक पिछला वीडियो डाला है उसमें मैंने बताया 4 वैश्विक संपदाओं के नाम लिखिए, ऐसा प्रश्न आया। अभी वापस आ गया है कि किन्हीं 3 समझौतों के नाम लिखो। इसके लिए एक तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर संधि हुई, जिनको कहते हैं अंटार्कटिका संधि। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये हुई थी हमारे 1959 में। दूसरी बात आती है हमारी, वो है हमारी मॉन्ट्रियल। वो हमारा क्या है? मॉन्ट्रियल नवाचार। ये मॉन्ट्रियल नवाचार की बात करें, ये हमारे हुआ 1987 में। तीसरी जो हमारी बात आती है वो हमारी है अंटार्कटिका संधि संगठन। पर्यावरणीय नवाचार। ये 3 महत्वपूर्ण संधियां हैं, ये हुई थी हमारे 1991 में। अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल नवाचार 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय नवाचार 1991। देखिए पांचवा प्रश्न है हमारे, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अटलांटिक संधि संगठन। चलिए हमारा छठा प्रश्न है 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय एक तो हमारी गरीबी की बात आती है, असमानता के बाद में बात आती है सांप्रदायिकता। क्या बात आएगी? सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता के बाद में बात आती है हमारा क्षेत्रीय विभाजन, और आती है हमें वो युद्धों का सामना करना, और युद्धों का सामना करने जैसी समस्याएं
विद्यमान थी। इसी कारण से इसे खतरनाक दशक कहा जाता है 1960 के दशक को। बात आती है हमारे 7वें प्रश्न की कि द्रविड़ आंदोलन का नारा था, हिंदी में लिखना है। द्रविड़ आंदोलन का नारा था हमारे कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 28 मार्च के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा ये प्रश्न। दूसरा है उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन या दिन दिन घटता जाए। दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये इनका नारा था द्रविड़ आंदोलन का कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। 8वां प्रश्न है, कांग्रेस प्रणाली के अंत से क्या अभिप्राय है? कांग्रेस प्रणाली के अंत से अभिप्राय है कि 1989 के बाद कांग्रेस के प्रभुत्व के समाप्त होने से है। चलिए अगला अपन प्रश्न लेते हैं, हमारा 9वां प्रश्न। देखिए 9वें प्रश्न में आया हुआ है हमारे प्रश्न कि बीपी मंडल कौन है? बीपी मंडल कौन है का मतलब कौन थे? बीपी मंडल कौन थे का मतलब ये हुआ कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। बीपी पिछड़ा आयोग के क्या थे? ये अध्यक्ष थे, और इसी आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की जो सिफारिश की थी हमारे, वो किसने की? बीपी मंडल ने की, आरक्षण की सिफारिश की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अभी रट लीजिएगा। ऐसे भी आ सकता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की सिफारिश किसने की? बीपी मंडल ने की। दूसरा आ सकता है बीपी मंडल कौन थे? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या थे? अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगला 10वां है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति आपके 1991 में लागू हुई। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को बढ़ावा देने के 2 प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। पहला तो हम सीधा प्रमाण देख सकते हैं, एक तो हमारे है कश्मीर में आतंकवादी देखिए 11वां प्रश्न है, पाकिस्तान द्वारा आतंक को बढ़ावा देने के 2 प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। पहला हमारा हम लिखेंगे, पहला हमारा है कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं की क्या की? घटनाओं की प्रधानता। दूसरा हमारी क्या है? दूसरा है भारत पाक सीमा के सहारे पाकिस्तान में सैन्य ठिकानों का मिलना। कहाँ? भारत पाक सीमा के सहारे पाकिस्तान में क्या मिलना? आतंक की सैन्य ठिकानों का मिलना। आतंक की सैन्य ठिकानों का मिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां कि वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है? वैश्वीकरण से तात्पर्य है किसी वस्तु, सेवा, पूंजी व विचारों का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध रूप से
निर्बाध रूप से प्रवाह से है। अब हम बात करते हैं हमारे खंड ब की कि वैश्विक राजनीतिक में किन्हीं 3 चिंताजनक पर्यावरणीय मुद्दों की विशेषता बताइए। वैश्विक राजनीति में पहला हमारा आ जाएगा कि 2016 में जारी हुई कौन सी संयुक्त राष्ट्र की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों की जो विकासशील देश हैं, विकासशील देशों की कितनी 66.3 करोड़ 3 करोड़ जनता को क्या दिया गया, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होता। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं होता है। उसके बाद में दूसरी क्या रही कि वनों की कटाई से, किसकी कटाई हो रही है, वनों की कटाई से लोग क्या हो रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। कटाई से लोग विस्थापित हो रहे हैं और जिससे वनों की जो कटाई का प्रभाव है जैव प्रजातियों पर भी पड़ता है। वनों की कटाई होगी तो प्रभाव किस पर पड़ेगा, जैव प्रजातियों पर। जैव प्रजातियां हैं वो विलुप्त होगी और भी अनेक जीव जंतु है, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, विलुप्त हो ही चुकी है वैसे। तीसरा प्रश्न है हमारे, तीसरा कारण ये होगा कि पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा है, वायुमंडल में किसकी, ओजोन की जो मात्रा है वो लगातार क्या हो रही है, घट रही है और इससे पारिस्थितिक तंत्र और मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर संकट आ गया। और इस प्रकार से हम पांचवा प्रश्न लेंगे, बहुत बढ़िया ढंग से मैंने समझाया है। पांचवा है 1969 में कांग्रेस पार्टी को विभाजन की ओर ले जाने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं। पहली घटना आती है हमारी, सीधी बात है 1969 में। 1969 के जो राष्ट्रपति चुनाव थे, उन राष्ट्रपति चुनावों में इंदिरा गांधी जी और उनके समर्थक, उनके क्या थे, समर्थकों के द्वारा उपराष्ट्रपति जो थे उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा देना, वीवी गिरी को बढ़ावा दिया और वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन भरे। दूसरा हमारा जो कारण है कि इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। दूसरा कारण क्या किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और टोटल कितनी बैंकों का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त जो विशेष अधिकार था, जो प्रिवी पर्स, इसका मतलब उन्होंने किसको, प्रिवी पर्स को, एक विशेष भत्ता था भूतपूर्व राजाओं को, प्रिवी पर्स को क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। सोचो तीसरा जो मूल कारण हमारे यहाँ है, चलिए तीसरा मूल कारण अपन बताते हैं। तो तीसरे मूल कारण की जो हमारी बात हो रही है, तीसरा ये था कि उस वक्त जो मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे, जो हमारे मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री और उसके साथ क्या थे, वित्त मंत्री थे, क्या थे, वित्त मंत्री थे। और उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे, उसके परिणाम स्वरूप मोरारजी ने सरकार से किनारा कर लिया। यही हमारे था छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है हमारे कि 1977 के चुनावों को जनता पार्टी ने किस प्रकार 1977 में लगाए गए आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया। छठा प्रश्न देखो कि 1977 पहली हमारी थी, इसमें पहली ये थी आपातकाल की घोषणा होने से विरोधी दलों में नजदीकी बढ़ी। किसकी घोषणा हुई, आपातकाल की घोषणा से विरोधी दलों में
विरोधी दलों में नजदीकी। दूसरा कारण क्या रहा? जनता पार्टी थी, यानी हमने देखा है क्योंकि 1977 में जो चुनाव से पहले इन दलों ने जनता पार्टी का निर्माण किया था और कांग्रेस के अनेक नेता थे जो आपातकाल के विरुद्ध थे, वे जनता के पार्टी में शामिल हो गए थे। और दूसरी जो हमारी जनता पार्टी है, जनता पार्टी जो मैंने बताया 1977 के आम चुनाव में, 1977 के आम चुनाव में आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दे दिया। आम चुनाव में आपातकाल के ऊपर क्या दे दिया? जनमत संग्रह। तो इससे जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र तथा आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों को उजागर कर दिया। और तीसरा मुख्य जो हमारा कारण रहेगा वो ये था कि प्रेस पर सेंसरशिप और हजारों लोगों की गिरफ्तारी का कारण जनमत कांग्रेस के खिलाफ था। एक तो था प्रेस पर जो सेंसरशिप थी और हजारों लोगों की गिरफ्तारी, ने जनमत कांग्रेस के खिलाफ था। जनता पार्टी ने गठन से ये बात साफ कर दी थी कि गैर कांग्रेसी वोटों का ध्रुवीकरण होगा। यह कांग्रेस के सामने राजनीतिक चुनौती थी। अब बात आती है हमारे 7वें प्रश्न की कि दक्षिणी एशिया में लोकतांत्रिक अनुभव मिले जुले रिकॉर्ड के बावजूद उन देशों की जनता भी लोकतंत्र की आकांक्षाओं के सहभागी क्यों है? उदाहरणों सहित समझाइए। देखो, पहला तो हमारे यह आएगा दक्षिण एशिया के 2 देशों भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के पश्चात लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक हुई। इसमें एक भारत में और दूसरा कौन सा था? श्रीलंका में। ब्रिटेन से आज़ाद होने से, ब्रिटेन से आज़ाद होने से लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक। दूसरा है पाकिस्तान और बांग्लादेश। दूसरा हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों प्रकार का शासन है। कौन सा? एक लोकतांत्रिक और दूसरा कौन सा है? सैनिक। दोनों प्रकार का क्या है? शासन व्यवस्थाएं हैं। वर्तमान समय में दोनों देशों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थापित है। इन दोनों में वर्तमान में क्या है? लोकतांत्रिक शासन मौजूद है। तीसरी बात आती है हमारे नेपाल में। नेपाल में 2006 में संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 में क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। और अप्रैल 2006 में एक सफल जन विद्रोह के जरिए सन 2008 में यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। अप्रैल 2006 की बात करें, यहाँ पर एक सफल क्या हुआ? जन विद्रोह हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफल जन विद्रोह हुआ, इसके जरिए सन 2008 में नेपाल में क्या स्थापना हो गई? लोकतंत्र की स्थापना थी। पहले तो क्या था? संवैधानिक राजतंत्र था। 2006 की बात करें, लेकिन अप्रैल 2006 में एक सफल जन विद्रोह हुआ, उसमें 2008 से क्या स्थापित हो गया? लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब देखो, एक और भी है हमारे। चौथी हम बात करेंगे कि भूटान में वर्तमान में क्या है? राजतंत्र है। वर्तमान में हमारे एक छोटा मैंने प्रश्न भी दिया था कल वाले जो मॉडल पेपर में, वर्तमान में राजतंत्र है। लेकिन यहाँ की राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना की शुरुआत कर दी है। लेकिन यहाँ के जो राजा है उन्होंने, कहाँ के? भूटान के राजा ने भूटान में बहुदलीय लोकतंत्र की क्या कर दी है? स्थापना कर दी है। अभी से चल रहा है। चलिए 8वां प्रश्न लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 8वें प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका को संक्षेप में बताइए। देखो 8वीं में देखो कि शीत युद्ध के पश्चात विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुछ संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, अब चलिए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना विशेषकर हमारे ब्रेटन वुड समझौते से हुई है। ब्रेटन वुड्स
समझौते के तहत हुई है। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत कब हुई? 1945 में हुई है। और इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है, ध्यान से सुनिए, पूरा नाम है हमारे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक इसका पूरा नाम है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और इसका मुख्यालय अपन बात करेंगे तो हमारे है वाशिंगटन डीसी में। इसका क्या है? मुख्यालय है, जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और यह एक संगठन वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देश करता है। किसकी देखभाल करता है? वित्त व्यवस्था की देखभाल करता है। और मांगे जाने पर वित्तीय और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराता है। मांगे जाने पर किसी जरूरत पर वित्तीय या तकनीकी सहायता है वो मुहैया करवाता है। वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था का आशय ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उन्हें लागू होने वाले नियमों से 2016 की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो 189 देश सदस्य थे, बात करते हैं 2016 की। लेकिन 2016 के बाद इसके प्रत्येक देश की राय का समान मत नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, चीन, भारत व रूस, ये 10 देश के पास इसके लगभग 50% मत है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में हम बात करें तो 16.52% ही मत है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 9वां, कि योजना आयोग का गठन किन कारणों से किया गया था तथा क्या वह अपने गठन के उद्देश्यों में सफल रहा? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति अत्यंत खराब थी। भारत के लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा को सुधारने के लिए सरकार के पास एक ही रास्ता था कि वो योजनाबद्ध ढंग से देश का विकास करे। इसके लिए उन्होंने 1950 में सरकार ने योजना आयोग की स्थापना की। कब की? 1950 में स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रत्येक योजना का लक्ष्य निर्धारित करना। और योजना आयोग ने अपने गठन में पहला उनका क्या रहा था? पहला योजना आयोग ने रखा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन समान अवसर है। सभी नागरिकों को जो आजीविका है, ये आजीविका के पर्याप्त साधनों का समान अवसर है, साधनों का समान अधिकार है। अब दूसरी हम बात करें तो समुदाय के भौतिक संसाधनों के समूह और नियंत्रण पर इसी तरह बांटा जाए कि जनसाधारण की भलाई के लिए सारे जो भी भौतिक संसाधन और हमारे समूह सबके समान रहें। तीसरी जो हमारी बात है कि अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह से नहीं किया जाए कि धन और उत्पादन के साधन एक ही स्थान पर केंद्रित हो। यानी इसमें भी क्या है कि जनसाधारण की भलाई को बाधित न हो। चलिए अगली बात आती है हमारे 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है हमारा कि परंपरागत सुरक्षा के किन्हीं 4 तत्वों के बारे में बताइए। परंपरागत सुरक्षा के, चलिए मैं आगे इसमें यहाँ कर देता हूँ खालिस्तान में। परंपरागत सुरक्षा की बात करें, देखिए हमारा 10वां प्रश्न है परंपरागत सुरक्षा में पहला तो है परंपरागत खतरे की बात करें। सुरक्षा की परंपरा का अवधारणा सैन्य खतरों से किसी भी देश के सर्वाधिक घातक माना जा सकता है। इसका स्रोत कोई दूसरा अन्य देश होता है तो सैनिक हमले की धमकी देकर भी किसी देश की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की प्रभावित करती है। और दूसरा हमारा रहता है युद्ध, यानी युद्ध से साधारण लोगों के जीवन पर भी खतरा मंडराता है, क्योंकि किसी युद्ध में सिर्फ सैनिक ही घायल नहीं होता है, मारे नहीं जाते, लेकिन जनसाधारण को भी इससे भारी नुकसान पहुंचता है। तीसरी बात आती है हमारी, वो आती है शक्ति। और शक्ति से हमारा मतलब है कि परंपरागत सुरक्षा नीति एक महत्वपूर्ण तत्व शक्ति संतुलन है। और इस शक्ति संतुलन से कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों की शक्ति का सही आकलन करके
भविष्य की नीति तैयार कर सकता है। तो प्रत्येक सरकार दूसरे देशों से अपनी शक्ति संतुलन को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है। चौथी जो हमारी बात आ रही है वो है हमारा गठबंधन करना। गठबंधन करना, इसका मतलब है कि परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व गठबंधन है। इसमें विभिन्न देश जो उससे सुरक्षा करने के लिए मिलजुल कर कदम बढ़ाते हैं। चलिए 11 क्वेश्चन लेते हैं। भारत और चीन के बीच 1962 के संघर्ष के फलस्वरूप किन्हीं 4 दूरगामी परिणामों के बारे में लिखिए। पहला दूरगामी परिणाम यही रहा कि भारत की छवि और देश विदेश दोनों ही जगह पर धक्का लगा। किससे? 1962 के भारत चीन युद्ध से भारत की छवि को देश विदेश में दोनों ही जगह क्या लगा? धक्का लगा। इसका मतलब भारत की छवि को क्या लगा? धक्का लगा। दूसरी बात आती है कि चीन युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची और इसके साथ साथ राष्ट्रीय भावना भी बलवती हुई। यानी राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट, किसको? राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट तो लगी, लेकिन इसमें राष्ट्र भावना क्या बढ़ी या बलवान हुई। राष्ट्र भावना क्या हो गई? बलवती हो गई। तीसरी बात आती है कि इससे विपक्षी दलों में प्रभाव डाला, लेकिन चीन का पक्षधर कम्युनिस्ट खेमे के कारण भारतीय कम्युनिस्ट 1964 में टूट गई। उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाया और टूटने से उसने क्या बनाया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बनाया। इसमें यही हुआ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। कौन सी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और फिर उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी एक प्रकार से क्या बनाई? मार्क्सवादी बनाई। चलिए, चीन के युद्ध से भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की जो डावाडोल स्थिति थी उसके प्रति सचेत थे, तो पिछड़ी और अलग थलग दशा में पड़े रहने से इस क्षेत्र की ओर हर तरह के ध्यान देने की आवश्यकता अनुभव हुई। यानी सर्वांगीण जो ध्यान देने की आवश्यकता थी, विशेषकर हर जगह क्या ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी? ध्यान की आवश्यकता। चलिए अब हमारा 12वां प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर के भारत में विलय के मार्ग में देरी लाने वाली किन्हीं 3 बाधाओं के नाम लिखिए। देखो, पहली बाधा तो हमारी ये थी कि 1947 में कश्मीर में हिंदू शासक थे। कश्मीर में हिंदू शासक कौन थे? हरि सिंह। कश्मीर के हिंदू शासक थे हरि सिंह। उन्होंने भारत में शामिल होने के लिए क्या कर दिया? उन्होंने नहीं होना चाहते थे और उन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ समझौते करने की कोशिश की। वो स्वयं क्या चाहते थे कि मेरा स्वयं का क्या हो? स्वतंत्र राज्य हो। और इसके लिए उन्होंने भारत पाक दोनों से क्या करना चाहा? समझौता करना चाहा। दूसरी बाधा क्या थी? दूसरी बाधा थी हमारे जो राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में जन आंदोलन चला। किसके? नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शेख अब्दुल्ला का क्या चला? शेख अब्दुल्ला का जन आंदोलन चला। इस जन आंदोलन से शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि महाराजा पद छोड़ें और साथ ही वो पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ भी थे। इसलिए वो ये चाहते थे कि महाराजा अपना क्या कर दें? पद छोड़ दें और पाकिस्तान के साथ शामिल होने के खिलाफ भी वो स्वयं थे। इसका एक दूसरा अपन कारण लिखते हैं 12वें का। दूसरा कारण हमारे 12वें का जो तीसरे कारण की बात करें, तीसरा मुख्य कारण ये था कि अक्टूबर 1947, बात है अक्टूबर 1947 की, कि अक्टूबर 1947 में जो पाकिस्तान के कबायली घुसपैठियों को अपनी ओर कश्मीर पर कब्जा करने के लिए भेजा, तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी और सैन्य मदद से कश्मीर घाटी में घुसपैठी खदेड़े गए। इससे पहले राजा ने भारत संघ में विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर लिए और पाकिस्तान ने एक भूभाग पर कब्जा कर लिया, जिसे हम आज आज़ाद कश्मीर कहते हैं। वो हमारा आज़ाद कश्मीर उस समय से पाकिस्तान ने उस पर क्या कर दिया? कब्जा कर दिया। और इस तरह कश्मीर का विलय पूर्ण नहीं हुआ और समस्या के रूप में बना रहा। बात आती है हमारे 13वें प्रश्न की, गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं और इसने भारत की राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया? गठबंधन का मतलब ऐसी राजनीति जो चुनाव के पूर्व या पश्चात आवश्यकता अनुसार दलों में सरकार के गठन और अन्य मामले हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, आपसी सहमति से बनाए और सामान्य एक स्वीकृत न्यूनतम साझे कार्यक्रम के अनुसार राज्य में राजनीति चलाएं, इसी गठबंधन की राजनीति कहते हैं। भारत में इनके प्रमुख प्रभाव थे। पहला जो प्रभाव था हमारा,
1990 के दशक की कुछ ताकतवर पार्टियों ने आंदोलन का उदय हुआ। इन पार्टियों और आंदोलन में दलित और पिछड़े वर्ग का नेतृत्व किया था। दूसरी बात आती है हमारी उभरी हुई पार्टियों से क्षेत्रीय आकांक्षाओं की भी दावेदारी हुई। किसकी? क्षेत्रीय आकांक्षाओं की दावेदारी हुई। बात आती है तीसरा रीजन कि गठबंधन की राजनीति में मिली-जुली मंत्रिमंडल ने अपने समझौतावादी राजनीतिक कार्यक्रम शुरू किया। किसका शुरुआत कर दी? समझौतावादी राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। अगली बात आती है कि राजनीतिक समीकरण में बार बार बदलाव होने लगा। जितने भी राजनीतिक जो समीकरण थे उनमें बार बार क्या आ गया? बदलाव आने लगा। चौथी बात आती है कि कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने का प्रयास किया गया। पांचवी बात थी कि कांग्रेस को वो क्या रहना चाहते थे? सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। चलिए अगला हमारा आएगा। छठी बात आती है कि भारत में गठबंधन की राजनीति से अनेक क्षेत्रीय दलों ने सरकारें बनाई और केंद्र सरकार में भी भागीदारी दी। यानी भारत में गठबंधन की राजनीति से अनेक क्षेत्रीय दलों ने क्षेत्रीय दलों ने राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। चलिए अब बात करेंगे अपन 14वें प्रश्न की। 14वें प्रश्न की बात करें, भाग स की बात है कि आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्यों के बारे में बताइए। ये मैं आपको स्क्रीनशॉट में बता देता हूँ। चीन और भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था में मौजूद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकने वाली क्षमता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने तर्कों से विचारों से बताइए। अब देखो कथनों से पूर्ण सहमत है या नहीं। देखो विकासशील देश और भारत की चीन की जो अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये नई अर्थव्यवस्था उदारीकरण वैश्वीकरण मुक्त व्यापार की समर्थक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य बहुराष्ट्रीय जो निगम समर्थक कंपनी स्थापित और संचालन करने वाले राष्ट्रों को आकर्षित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपने देश के आर्थिक विकास की गति में काफी आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। दूसरी जो हमारी बात आती है कि चीन और पाकिस्तान भारत की जो मित्रता है और सहयोग संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि ये एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के संचालन करने वाले राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्रों को चुनौती देने में सक्षम है। तीसरी जो हमारी बात आती है कि आज दोनों ही राष्ट्र हैं अपने वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति कर चुके हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी शक्ति के प्रदर्शन से प्रभावित कर सकते हैं। चौथी है कि विश्व में चीन और भारत विशाल जनसंख्या वाले देश हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करते सकते हैं। साथ ही इन दोनों देशों के कुशल जो कारीगर है श्रमिक है पश्चिमी देशों के अन्य देशों में अपने हुनर से बाजार को सहायता दे सकते हैं। पांचवी बात है चीन और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते समय अमेरिका और बड़ी शक्तियों के एकाधिकार की प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए लास्ट में मैं आपको जरूर पीडीएफ में अच्छे ढंग से इसको समझा दूंगा। अब बात आती है हमारे 15वें प्रश्न की कि सन 1977 में केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार बनने के कारणों की व्याख्या कीजिए। या फिर 1975 में लगाए गए आपातकाल से सहमति या विरोध के रूप में घटित गतिविधियों को उजागर कीजिए। आपकी राय में इन गतिविधियों का जनमत पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो 1975 में आपातकाल की असहमति या विरोध के रूप में कई गतिविधियां हैं। पहली गतिविधि आती है हमारे लोकप्रिय नेता थे जयप्रकाश जोशी, जयप्रकाश नारायण। देखो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के इस्तीफे ने दबाव डाला। दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि पहली लहर जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी से बच गए वे भूमिगत हो गए और सरकार के खिलाफ मुहिम चलाई। जितने भी जो राजनीतिक कार्यकर्ता थे वो सब क्या हो गए? गिरफ्तारी से बच गए और वे सब क्या हो गए? भूमिगत हो गए। और भूमिगत होकर उन्होंने किसके विरुद्ध? सरकार के खिलाफ। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ क्या चलाई? मुहिम चलाई। तीसरी बात हमारे आती है इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया, जिससे समाचार पत्रों को छपने से रोका जा सके, उनकी जगह अखबार में खाली छोड़ दी जाती थी। तो ये कौन से अखबार थे? एक तो हमारे था इंडियन एक्सप्रेस और दूसरा था हमारा स्टेट्समैन, ये दोनों अखबारों ने। चौथी बात आती है कि जितने भी जो सेमिनार और मेन स्ट्रीम दो पत्रिकाएं हैं, एक सेमिनार दूसरी है मेन स्ट्रीम, पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने के साथ स्थान पर बंद होना ज़्यादा अच्छा माना। पांचवी बात है पद्म भूषण से, जिससे पद्म भूषण से सम्मानित थे शिवराम, एक लेखक है शिवराम कारंथ।
और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी के लेखक थे फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी ये किससे सम्मानित थे? पद्मश्री से। इन्होंने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी। तो मेरी राय से यही है कि गतिविधियों के कारण जनमत पर आपातकाल के विरोध में खड़े होने की मानसिक और नैतिक इच्छा शक्ति मजबूत हुई होगी। इन्हीं गतिविधियों से 1970 के आम चुनाव में निर्णायक रूप से कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने की शक्ति पैदा की। एक मतदाता के रूप में जनता ने लोकतंत्र विरोधी आपातकाल लागू करने वाली सारी सरकारों को भारी दंड दिया और लोकतंत्र की बुनियाद को इन गतिविधियों ने पुख्ता किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न है कि 1991 के पश्चात वैश्विक अर्थव्यवस्था में आए बदलाव का वर्णन करो, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को बदलने के लिए सुझाए गए उपायों को क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। इसको मैं पीडीएफ में दिखा देता हूँ, आप जरूर देख लीजिए। बात आती है हमारे 17वें प्रश्न की कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय या फिर प्रथम 3 आम चुनाव के दल बदल के प्रभुत्व के बारे में क्या करनी है हमें? प्रभुत्व के बारे में हमें कारणों को इंगित करना है। तो इनको भी मैं दोनों को ही आपको पीडीएफ में समझा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18वां द का है कि भारत रूस संबंधों में दोनों देश लाभान्वित हुए कैसे, या अथवा में सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों को बताना है। तो अपन सोवियत संघ में इसमें विशेषकर अपन पहला तो कारण यही बताएंगे कि शीत युद्ध के दौर की समाप्ति हो गई। शीत युद्ध के दौर की समाप्ति। और दूसरा हमारा कारण क्या है? दूसरा कारण हमारा है, तो दूसरे कारण की अपन बात करें, चलिए ये हमारा 18वां है। इसमें दूसरा कारण हमारा था, दूसरा कारण हमारा क्या है? दूसरा कारण है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शक्ति संबंधों में बदलाव, शक्ति संबंधों में बदलाव। दूसरा आता है हमारे तीसरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि। चौथी बात आती है हमारे नए स्वतंत्र देशों का उदय, नए स्वतंत्र देशों का उदय। चौथी बात, पांचवी बात हमारी आती है खनिज तेल भंडारों पर अमेरिकी प्रभाव बढ़ना। अगली बात आती है हमारे छठे प्रश्न की कि हिंसक अलगाववादी आंदोलन का प्रारंभ। इस प्रकार से 19वें प्रश्न की अपन बात करेंगे। ये हमारे इस प्रकार से 19वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कारण सांस्कृतिक विविधता के बढ़ने का उल्लेख करते हुए भारत द्वारा वैश्वीकरण की दिशा में उठाए गए कदमों का वर्णन करो। भारत द्वारा, इसको मैं पीडीएफ में अच्छे ढंग से दे देता हूँ। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव को उल्लेख करते हुए भारत द्वारा वैश्वीकरण के प्रतिरोध में आधारों का वर्णन कीजिए। चलिए ये अपन पीडीएफ में देख लेते हैं दोनों प्रश्नों को। आखिर हमारी बात आती है जो हमारा प्रश्न है लास्ट प्रश्न, जिसमें क्या बताया गया है कि मानचित्र में दर्शाना है। देखो भारत के राजनीतिक मानचित्र है, उनमें अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर या सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को दर्शाइए। देखिए अपन अपने बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो ये हमारा क्या रहेगा? अरुणाचल प्रदेश है, नहीं एपी लिख लेता हूँ, अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पर हमारी बात करते हैं तो ये हमारे क्या है? मणिपुर। चलिए ये स्थान है हमारा क्या? मणिपुर, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तो ये हमारा है एमपी, और उसके बाद में बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? कर्नाटका। महाराष्ट्र से नीचे है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। चलिए इस प्रकार से वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, आपके 28 मार्च को होने जा रहे 12th के पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न इस बार फिर रिपीट हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपके सामने हमारी सारी जो उत्तरमाला है खंड अ से लेकर के, देखिए मैं धीरे धीरे ले रहा हूँ।
आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप देख लीजिए लेफ्ट और राइट तरफ से दोनों आपके जो प्रश्नोत्तर है सब दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने अभी आपको सॉल्यूशन करवा लिए हैं। चलिए नेक्स्ट 7वें प्रश्न से लेते हैं। एक तरफ हमारा 7वां प्रश्न चल रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा प्रश्न भी चल रहा है। देखो 7वें के साथ उधर 10वां, इधर 8वां, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हमारे जो प्रश्न हैं साथ साथ में इसका आंसर की चल रहा है। चलिए 11वीं तक हो गया। अब बात करते हैं हमारे 12वें प्रश्न की। देखिए यहाँ से हमारा 12वीं के साथ साथ में स के भी प्रश्न चल रहे हैं। इधर 12वां उधर स का प्रश्न चल रहा है, इधर 13वां तो स का हमारा 15वां प्रश्न भी चल रहा है। इस प्रकार से आप सब लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारी इस आंसर की में बात करें तो ये इस प्रकार से 17वां प्रश्न और इधर ये 15वां प्रश्न, फिर 16वां प्रश्न, लेफ्ट राइट आप देखते रहिए किस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन की जो आंसर की है आपके सामने ऑफिशियल दिखाई दे रही है। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करिए। देखिए इस प्रकार से हमारे ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन पेपर आपके सामने रहा है। चलिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप पिछले जो 3 मेरे मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस को लेकर के अपलोड किए हुए हैं उन वीडियो को लिंक में मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दिया हुआ है, आप ज़रूर जा कर के देखिए। उसमें भी ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ अगर आप इन चारों क्वेश्चन पेपर को इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इनको आप अच्छे ढंग से देख ही लेना, थोड़े एक बार आँख से निकाल ही लेना, तो आपके 28 मार्च को होने जा रहे पॉलिटिकल साइंस के पेपर में 80 में से 80 नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं मानता हूँ इन 4 मॉडल